हमारी राजकुमार राज की तरफ अदा से इतराती हुई राज की तरफ चली गई। वही राज को तेज गर्मी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक साथ हजारों चींटी उसके बदन को काट रही हों। उसका गला सूख रहा था। उसने अपनी तरफ आती हुई नयन को देखा तो उसका गला और सूखने लगा। राजकुमारी उसकी गोद में जाकर बैठ गई। राज को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसकी आंखों के सामने अरुंधति का चेहरा घूम गया। राज ने अपनी गोद से राजकुमारी को धक्का दे दिया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। राज के धक्का देने से राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमारी जमीन से जल्दी से उठकर उसके पीछे से गले लगा लिया। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे? आप हम भी तो आपकी पत्नी। आपने हमें एक बार भी सिवा 6 सालों में एक बार के अलावा कभी भी पास नहीं आए। आप मुझे ऐसे नहीं ठुकरा सकते। ये कहते हुए राजकुमार राज ने नयन का हाथ पकड़कर उसे दूर धक्का दे दिया और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में काम से दूर रहे। राजकुमारी नयन, क्यों राजकुमार, क्यों दूर रहे हम आपसे? राजकुमारी नयन उसे कसकर बाहों में जकड़ते हुए कहने लगी, इस 6 सालों में आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। राजकुमार राज पूरी ताकत लगाकर राजकुमारी को अपने से अलग किया और लड़खड़ाते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। पीछे से राजकुमारी के चीखने चिल्लाने की और कमरे का सामान इधर उधर फेंकने की आवाज़ें आ रही थी। खट 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 अरुंधति का दरवाज़ा लगातार खटखटाया जा रहा था। माया अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास गई। कौन है? मैं चेतन, दरवाज़ा खोलिए, मुझे अरु से मिलना है। अरुंधति तब तक बिस्तर से उठ कर बैठ चुकी थी। उसने माया को इशारे से दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा खुलते ही चेतन तेजी से अरुंधति की तरफ आया और कहा, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। क्यों, सब कुशल है? अरुंधति ने उसके चेहरे को देखा जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। राजकुमार राज ये कहकर वह चुप हो गया। क्या हुआ है राजकुमार राज को? अरुंधति जल्दी से अपने बिस्तर से उतरते हुए कहने लगी। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका शरीर आग की तरह तप रहा है। जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ चलो। चेतन ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तुम्हें राजवेद्य को ले जाना चाहिए। मैं क्या करूँगी? अरुंधति ने हैरान होते हुए कहा। राजवेद कुछ नहीं करते। राजकुमारी राज बिस्तर पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। अब जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। चेतन के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। ठीक है, लेकिन पहले तुम राजकुमार राज की पूरी स्थिति बताओ, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगी। अरुंधति उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। चेतन ने सारी बातें उसे बताने लगा। उसकी बात को सुनकर राजकुमारी अरुंधति को समझ आ गया कि राजकुमार राज को क्या हुआ। ठीक है, तुम मेरे कमरे के बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर माया से कहा, तुम भी बाहर चली जाओ और बाहर से दरवाज़ा जब तक न खोलना जब तक मैं न कहूँ। माया और चेतन जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। राजकुमारी अरुंधति के हाथ में एक मेडिकल बॉक्स था। वह मेडिकल बॉक्स चेतन को पकड़ाते हुए कहने लगी, चलो। मेडिकल बॉक्स को चेतन ने अपने हाथों में लिए और उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। उसने राजकुमारी अरुंधति से कहा, ये क्या है? यह एक जादू का डिब्बा जिससे राजकुमार राज का उपचार होगा। ये कहते हुए तेजी से राजकुमार राज के निवास के स्थान की तरफ बढ़ गए। इधर राजकुमार को कई दासों ने पकड़ रखा था। वह किसी को काबू में नहीं आ रहा था। वह अपने कपड़े फाड़ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी ये हालत देखकर सभी परेशान थे। तभी उन लोगों की नज़र राजकुमारी अरुंधति पर पड़ी जो राजकुमार चेतन के साथ आती हुई दिखाई दी। राजकुमारी तेजी से राजकुमार राज के पास पहुंची और उनके हाथ पकड़कर उन्हें चेक करने लगी। राजकुमार राज ने सभी दासों को कस के धक्का दे दिया और राजकुमारी अरुंधति को अपनी बाहों में लेकर जबरदस्ती उसके होठों को चूमने लगे। ये देखकर सभी दास और दासियां उस कमरे से बाहर निकल गई। सिर्फ चेतन राज और अरुंधति ही उस कमरे में खड़े थे। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? पकड़ो उसे। अरुंधति राज से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। चेतन तो भूत बना खड़ा हो रहा था, उसको देख रहा था। अरुंधति के चिल्लाने से वो होश में आया। उसने पीछे जाकर राजकुमार के दोनों हाथों को पकड़ लिया। राजकुमारी अरुंधति ने जल्दी से मेडिकल बॉक्स खोलकर एक इंजेक्शन निकाला और दवा लगाकर राज के बाजू में लगा दिया। कुछ ही देर बाद राजकुमार धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अब दवा का कुछ असर था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? राज अपनी लाल आंखों से अरुंधति को देखते हुए कहा। क्या कर रही हूँ? आपका उपचार कर रही हूँ। अरुंधति ने उसको बिस्तर पर लेटाते हुए कहा। तभी एक दास को आवाज़ देकर कहा, पात्र में ठंडा पानी और कपड़ा लाने को कहा। दास ने जल्दी से कपड़ा और एक पानी लाकर उसे थमा दिया। अरुंधति उसका पानी के पात्र में कपड़ा डालकर राजकुमार के चेहरे को साफ करने लगी और उसके गर्दन को उसका हाथ और फिर
पूरे शरीर को पोंछने लगी। इससे राजकुमार राज को बहुत ही आराम मिल रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और थोड़ी सी देर में नींद में चले गए। अरुंधति अपनी जगह से खड़ी हुई। ठीक है, यह पहले से ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरुंधति बॉक्स को बंद करते हुए बाहर जाने लगी। चेतन ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। राजकुमारी, आप यहीं रुकिए, क्योंकि अगर राजकुमार राज को फिर किसी चीज़ से तकलीफ हुई तो कम से कम आपका उसका उपचार तो कर सकती हैं। राजकुमारी अरुंधति कुछ सोचते हुए इस बात से राजी हो गई। राजकुमार राज के बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गई। चेतन वहां से चला गया और जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। अरुंधति टेक लगाए हुए गहरी नींद में चली गई थी। राजकुमार राज की आंखें खुली। अपने सामने अरुंधति को सोता देखा, जिसका सर इधर उधर हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें बंद थी। राजकुमार अपनी जगह से उठा, उसे गोद में लेकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसे अपने बाहों में भरते हुए उसी के पास आकर सो गया। सुबह अरुंधति की आँख खुली तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। राजकुमारी, आप उठ गई? एक दासी ने सम्मान से सर झुकाते हुए कहा। हाँ राजकुमार राज। अरुंधति ने राजकुमार राज के बारे में पूछा। जी, वे कुछ देर पहले ही राज दरबार के लिए चले गए। दासी ने बड़े ही सम्मान से सर झुकाते हुए राजकुमारी अरुंधति को जवाब दिया। और ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, वो अपने चप्पलों को पहनते हुए कहने लगी। राजकुमारी, उन्होंने संदेश दिया कि आप आज से उन्हीं के साथ इसी कमरे में रहेंगी। उसी तरह दासी ने सर झुकाए हुए कहा। आप राजकुमार से कह देना, मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे अपना स्थान पसंद है। ये कहते हुए राजकुमारी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दोपहर के समय अरुंधति माया के साथ राय निवास जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे पीछे से कई कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अरुंधति ने मुड़कर देखा तो राजकुमारी नयन अपनी दासियों के साथ तेजी से उसके कमरे में आ रही है। अरुंधति अपनी जगह पर खड़ी हो गई। राजकुमारी नयन तेजी से आगे बढ़कर अरुंधति के गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए। ये आप क्या कर रही हैं? राजकुमारी माया ने चिल्लाते हुए कहा। राजकुमारी नयन ने अपनी दासियों से माया को पकड़ने का इशारा किया। उनमें से 2 दासी ने माया को जाकर थप्पड़ जड़ दिया। उनमें से एक दासी ने माया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इधर राजकुमारी नयन ने अरुंधति के चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ मार दिए और उसके बालों को पीछे से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई राजकुमार राज के निवास स्थान पर रात्रि बिताने की? तुम पहले के दंड भूल चुकी। अरुंधति, जो पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब उसके अंदर नैना का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया। फिर एकदम से उसने अपनी आंखें खोल दी, जो खून की तरह लाल हो रही थी। उसने राजकुमारी का हाथ पीछे से पकड़कर मरोड़ दिया। राजकुमारी नयन दर्द से चिल्ला उठी। ये देखकर बाकी दासियां राजकुमारी अरुंधति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अरुंधति ने अपनी तरफ आती हुई दासियों को लाल आंखों से देखते हुए कहा, तुम सब वही की वही खड़ी रह जाओ, वरना कोई भी इस कमरे से कोई भी कुशल नहीं लौट पाएगा। तुम में से कुछ लोगों की हड्डियां जरूर टूटेंगी। ये कहते हुए राजकुमारी को ने झटके से अपने सामने खड़ा किया और फिर उसका हाथ उठाकर अपने चाटों से उसके गाल लाल कर दिया। राजकुमारी नयन के बालों को पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है, मारो इसे। राजकुमारी पर पड़ी अरुंधति से डरते हुए पीछे की तरफ सरकते हुए अपनी बुत बनी दासियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगी। उन सब ने मिलकर राजकुमारी अरुंधति के ऊपर हमला कर दिया। कुछ ही देर में वह कमरा युद्ध का मैदान बन चुका था। कुछ ही देर में सारी दासियां टूटी फूटी एक किनारे पर पड़ी रो रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। माया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वही दूसरी तरफ अजय और विजय राजकुमारी अरुंधति से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आ रहे थे। तभी उन्हें राजकुमार आदित्य मिल गए। उनके हाथों में एक डिब्बा था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने उन दोनों से पूछा। हम राजकुमारी अरु से मिलने जा रही हैं और उनके हाथों का अद्भुत भोजन खाने जा रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था कि जब हम कहेंगे वे हमें अद्भुत भोजन कराएंगे। अजय प्रसन्न होते हुए कहने लगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार आदित्य अजय ने पूछा। मैं राजकुमारी अरुंधति से मिलना जा रहा हूँ। ये उपहार मुझे राजकुमारी अरुंधति को देना है। प्रतियोगिता में उनकी वजह से विजय मिली है। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उपहार उनको दिखाते हुए कहने लगा। चलिए तो फिर सभी लोग साथ में चलते हैं। अजय और विजय उनसे कहने लगा और आगे बढ़ने लगे। तभी एक जोरदार पीछे से आवाज़ आई। आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। राजकुमार राज और चेतन उनकी तरफ चले आ रहे थे। उनके हाथों में कई सुंदर आभूषण और डिब्बे थे। हम राजकुमारी अरुंधति से मिलने जा रहे हैं। अजय ने कहा। आप तीनों ही जा रहे हैं राजकुमारी से मिलने? राजकुमार राज ने अपने अंदर के जलन को छुपाते हुए उन तीनों से कहा। हाँ, हम तीनों ही जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? क्या यह आभूषण राजकुमारी नयन के लिए? विजय ने उनके हाथ में आभूषण के डिब्बे देखे तो राजकुमार राज से पूछने लगा। नहीं, यह राजकुमारी नयन के लिए नहीं। राजकुमार राज की रात की घटना से बहुत ही क्रोधित थे। ये उपहार तो सिर्फ राजकुमारी अरुंधति के लिए है। खड़े खड़े वार्तालाप में समय नष्ट ना करिए। चलिए, मैं उनके हाथ का अद्भुत भोजन करना चाहता हूँ। मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा। विजय बहुत ही उत्साहित होकर कहने लगे।
वे पांचों तेजी से अरुंधति के निवास स्थान पर पहुंचे। तभी उनके कानों में किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो पांचों एक दूसरे को चेहरा देखने लगे। उन्हें किसी अनहोनी की घटना की आभास हो रहा था। वे पांचों तेजी से अरुंधति के कमरे के पास जाने लगे। तभी अचानक से कोई दरवाजे से बाहर आकर गिर गया। सब हैरान होकर उसे गिरे हुए इंसान को देख रहे थे। ये राजकुमारी नयन थी। तभी राजकुमारी अरुंधति कमरे से बाहर आकर राजकुमारी नयन की पीठ के ऊपर से नीचे बैठ गई और पीछे से उसके बालों को पकड़कर मारने लगी। अरुंधति को इस तरह देखकर सब अपनी जगह पर जमी रह गई। उन दोनों की नज़र उन लोगों पर पड़ी। हाय, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमारी अरुंधति ने अपना एक हाथ उठाकर उनको हाय बोलते हुए कहा। वही राजकुमारी नयन ने जब राजकुमार राज को देखा तो राजकुमार से मदद की गुहार लगाने लगी। राजकुमार, हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए। अरुंधति ने उसको चिल्लाते हुए देखा तो उसके मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया और उसके बाल पकड़कर खींचने लगी। अरुंधति का क्रोधित रूप देखकर अजय और विजय ने कहा, मुझे आवश्यक कार्य याद आ रहा है, मैं फिर कभी आऊँगा। ये कहते हुए वह तेजी से वहाँ से निकलकर वहीं एक खंभे के पीछे छुप कर देखने लगा। आदित्य ने भी घबराते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो सुलोचना से मिलने जाना है। ये कहते हुए लगभग दौड़ते हुए वहाँ से भाग कर अजय और विजय के पीछे जाकर छुप गए। अब सिर्फ वहाँ पर राजकुमार राज और चेतन खड़े थे और वही राजकुमारी ने लगातार अरुंधति से अपने आप को छुड़ाते हुए राजकुमार राज से मदद मांग रही थी। राजकुमार राज को कुछ कदम आगे बढ़े। तभी अरुंधति ने अपनी लाल आंखों से राजकुमार राज को देखा। आसमान कितना नीला और सुंदर दिख रहा है, क्या तुम्हें भी आसमान सुंदर दिख रहा है चेतन? राजकुमार राज ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर चेतन से पूछा। चेतन ने भी आसमान को देखते हुए कहा, हाँ राजकुमार, आज आसमान बहुत ही सुंदर है। यह कहते हुए वे दोनों तेजी से पीछे एक तरफ मुड़ गए और तेज कदमों से उसे भागते हुए उन्हीं लोगों के पास जाकर छिप गए। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी नयन और उनकी दासियाँ टूटी फूटी हालत में राजकुमारी अरुंधति के कमरे से बाहर आई। नयन और को देखकर अजय और विजय की हंसी छूट गई। आदित्य और राज भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। वे लोग राजकुमारी नयन को देखे जा रहे थे, जिनके बाल बिल्कुल भी घास की तरह खड़े हो गए थे। दोनों आंखें काली थी, दोनों गाल लाल और सूजे हुए थे, कपड़े फटे हुए। वे अरुंधति को डर से अपने दासियों के साथ राजकुमारी लड़खड़ाते हुए भागी चली जा रही थी। उनके जाते ही सभी की हंसी छूट गई। वही अरुंधति अपने कमरे से बाहर आई और उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस अपने कमरे में चली गई। रात का समय राय मैंसन में एक कमरे में हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी और बीचों बीच में छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस कमरे में रखी गोलमेल मेज के किनारे कुर्सियों पर अरुंधति, उसके दोनों भाई, माता पिता बैठे हुए भोजन कर रहे थे। वही हर्ष अपनी माँ की गोद में बैठा खुशी से उछल रहा था। वही माया और अन्य दासियों के साथ एक किनारे खड़ी होकर उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ, आपको नहीं लगता कि आपने हर्ष को खिला कर इस कदर मोटा कर दिया है? सोम ने हर्ष के गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। ऐसा नहीं कहते, उसे नज़र लग जाएगी। अरुंधति की माँ सोम की बात का बुरा मानते हुए कहने लगी, नहीं माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आपने हर्ष की इतनी अच्छी देखभाल की है, यह आम बच्चों से कई गुना ज़्यादा स्वस्थ लग रहा है और इसका वजन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये कहते हुए अरुंधति ने हर्ष को अपनी गोद में खड़ा किया और उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। हर्ष अपनी माँ का इस तरह चूमते देखकर खुश हो गया और ताली बजाने लगा। सभी इसको देखकर खुश हो रहे थे। इसी तरह हंसी मजाक के दौरान भोजन समाप्त कर लिया गया और सब आराम विश्राम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। हर्ष भी अरुंधति को गोद में जाकर सो गया। अरुंधति माया के साथ अपने कमरे में आई। हर्ष को बिस्तर पर लेटाकर खुद भी वही बिस्तर पर लौट गई। माया वही जमीन पर बिस्तर लगाया, वह भी जाकर लेट गई। तभी अरुंधति अपने बिस्तर से उठते हुए कहने लगी, माया, अब मुझे बताओ मेरे जीवन में और क्या क्या हुआ? माया कहने लगी, आपने गोकुल से शिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और आपकी शिक्षा दीक्षा यही होने लगी। इसी दौरान देवराय और उनके बड़े भाई महामंत्री के पद के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवराय जी हर तरह से अपने बड़े भाई से कई गुना ज़्यादा काबिल थे, लेकिन महामंत्री पद चुनते समय राजकुमारी नयन ने राजकुमार के जरिए वह पद अपने पिता को दिला दिया और सबसे नीचा पद देवराय जी को दिया। इस पर भी देवराय जी ने कोई शिकायत नहीं की और ना ही अपने बड़े भाई से नाराज़ हुए। बस यही से हम लोगों का जीवन में उथल पुथल मच गई। हमें आज भी अच्छी तरह से याद है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो राज्य में पतंग उत्सव का मेला लगा हुआ था और अतीत में पिताजी जाने दीजिए। अरुंधति अपने पिता के पीछे पीछे चलते हुए कहने लगी, मैंने कहा ना आरू, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं होगा। देवराय कमरे के सामानों को सही करते हुए कह रही थी। वही अरुंधति उसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ माया भी तो जा रही है। अरुंधति ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा, आप समझ नहीं रही है पुत्री, आपके दोनों भाई यहाँ पर नहीं है, वरना मैं उन्हीं के साथ भेज देता और फिर मैं राज्य के कार्य में व्यस्त हूँ तो मैं भी आपको उत्सव में नहीं ले जा सकता और आपका इस तरह अकेले जाना आपको संकट में डाल सकता है।
देवराय ने अरुंधति को समझाते हुए कहा। अरुंधति ने पीछे से जाकर देवराय का कपड़ा पकड़ लिया। जाने दीजिए ना पिताजी, हम निवास स्थान पर रहकर उब गई हैं। हम आपसे वादा करते हैं हम सावधान रहेंगे। अरुंधति बिल्कुल सही कह रही थी। गोकुल से आने के बाद वह निवास से कभी भी नहीं निकली थी, लेकिन उसे राजकुमार राज की याद हमेशा आती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि राजकुमार राज उससे बहुत ही नफरत करते हैं। वह उसे पसंद नहीं करते, वह हमेशा से राजकुमारी नयन को पसंद करते हैं। इसके बाद भी उन्हें न जाने क्यों राजकुमार राज के आसपास थी। देवराय ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं रू?